नमस्कार। द राइट कॉन्वर्सेशन में नमस्कार। आप राइट कॉन्वर्सेशन में आपका स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट हैं किंग्सी भारती जी, जिन्हें आप एज सीनियर जर्नलिस्ट जानते हैं, सोशल एक्टिविस्ट जानते हैं, नेचुरोपैथ जानते हैं, लेकिन उनका एक और पहलू भी है जो लोग शायद नहीं जानते होंगे। वो है उनका एक्टिंग, उनका करियर, उनकी जो कि है आज उनकी एक्टिंग की जर्नी से आपको रूबरू करवाएंगे। वो एक जो कि हैं थिएटर एक्टर हैं, टीवी, फिल्म, रेडियो एंड डबिंग आर्टिस्ट। इतने सारे पहलू जो कि हैं इनके आपसे शायद मिले नहीं हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से, किंग्सी भारती जी से। किंग्सी भारती जी, आपका द राइट कॉन्वर्सेशन में स्वागत है। नमस्कार और भारती जी, और आपका भी धन्यवाद कि आपने आज मुझे यहाँ पे बुलाया है। हालांकि मैं अपने आप को कोई इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं मानता हूँ, तो आपने फिर भी मुझे एक एज एन आर्टिस्ट बुलाया, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। आपका इतना कहना ये आपका प्यार दर्शाता है। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी आपकी रूट्स के बारे में, क्योंकि हमारा सबसे पहला सवाल ये होता है कि हम अपने दर्शकों को ये जानकारी दें, जो नए भी हैं और जो नहीं जानते हैं, कि हमारे रूट्स क्या हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं बेसिकली एक कश्मीरी पंडित हूँ और बिलोंग करता हूँ कश्मीर से। कश्मीर में कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है, जो इस वक्त तो काफ़ी सारे लोग जानते होंगे उसको, क्योंकि बहुत ही हॉट बेड साउथ कश्मीर का है। और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो गांव का नाम है काकरन है। वहाँ पर माता कात्यायनी का बहुत बड़ा स्थापन है, बहुत प्राचीन स्थापन है, और शायद उसी के रिलेटेड इसका नाम काकरन पड़ा हुआ है। तो मेरा बचपन जो है, कुछ साल बचपन के 8-10 साल अपने गांव काकरन में बीते हैं। उसके बाद से हम लोग जम्मू में हैं। तो मेरी लाइफ की जो मेजर पोर्शन है वो जम्मू में गुजरा है, इसलिए मैं अपने आप को एक कश्मीरी पंडित भी मानता हूँ और एक डोगरा भी मानता हूँ। अच्छा, जम्मू से आपका ज्यादा नाता रहा है। देखिए, जम्मू में हम लोग 75 से आना शुरू हो गए थे, और 78-79 में हम परमानेंटली शिफ्ट हो गए थे। तो चलिए, जम्मू वासी को नमस्कार है हमारा। और जो कि है आपका जो कि है एक्टिंग का, ये आपका कब से शुरू हुआ? ये बचपन से था कुछ आइडिया दिमाग में कि एक्टिंग की तरफ आपका रुझान था, या कोई बाद में आके कुछ ऐसा हुआ? ये कब से है, बचपन से है क्या? देखिए, मेरे लाइफ के जितने भी 2-3 पहलू हैं, चाहे वो एक्टिंग है, चाहे वो सोशल एक्टिविज्म है, या जर्नलिज्म है, और इवन नेचुरोपैथी भी है, ये सब कहीं ना कहीं मेरे ब्लड में है, और कहीं मेरे रूट्स के साथ जुड़ा हुआ है, या मेरे बचपन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज चूंकि हम स्पेशली हम एक एज एन आर्टिस्ट हम बात करेंगे, तो एक्टिंग का शौक मुझे बचपन से था जी। लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि शायद अभी भी है। आप भी जानते हैं, आप तो मेरे से अच्छी तरह जानते हैं कि मैं बहुत शर्मीला था जी। अभी तो आप इस उम्र में शर्मीला नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इंट्रोवर्ट अभी भी हूँ। आपने देखा होगा, मैं बहुत कम बातें करता हूँ, बहुत कम दोस्त बना पाता हूँ। और एक्टिंग में ये सब चीजें जो है, एक बहुत बड़ा एक हिंड्रेंस होती है। ये बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट, गलत एक कैरेक्टर है अपने लाइफ में, अगर आपको एक्टर बनना है। लेकिन आप उसमें क्या कर सकते हैं। बचपन से ही मुझे शौक था, स्टेज पे आने का शौक था। स्टेज तो इन द सेंस कि हमारे गांव में तो कोई इतना मतलब इस चीज की नॉलेज नहीं थी, लेकिन क्या होता था कि वहां पर, जैसे मैंने कहा, माता कात्यायनी का बहुत ही प्राचीन स्थापन है। तो वहां पर कैप्टन नारायण सिंह एक है, उन्होंने बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाया था तब। तो वहां पर जो अपने लोकल यूथ थे उस वक्त के, हमारे गांव में हम लोग कोई 4 घर कश्मीरी पंडितों के थे और 8 घर राजपूतों के थे। तो हम लोग कोई 10-12 घर टोटल थे अपने गांव में। तो उसके बावजूद बहुत बड़ा मंदिर वहां बना, जहां पर डॉक्टर करण सिंह रेगुलर आते थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आए हुए हैं, और पूरे वर्ल्ड से बहुत सारे लोग हवन पे आते थे। तो इसलिए वहां पर जो अपना वह यूथ है, उन्होंने एक ड्रामेटिक क्लब बनाया हुआ था। तो वो छोटी मोटी, जैसे वो रामलीला टाइप का, या एनुअल जब हमारा हवन होता था, तो रामलीला या कोई राजा हरिश्चंद्र वगैरह इस तरह के करते थे। तो मुझे बड़ा शौक होता था कि मैं भी आऊं, एक बार वो करूं।
लेकिन मैं 7-8 साल का 10 साल का लड़का था, तो इतना मौका मिला नहीं था। लेकिन फर्स्ट अगर मैं उसको मानूं तो एक स्टेज अपीयरेंस, मुझे एक बार मौका मिला, उनको एक गणेश जी चाहिए था, तो उन्होंने कहा जी अब गणेश जी किसको बिठाएं, तो कुर्सी पे मुझे वो मास्क लगा के बिठा दिया, तो बड़ा बड़ा अच्छा लगा मुझे। और वो मेरा एक फर्स्ट जो ब्रश था इसके साथ, हालांकि मेरा कोई डायलॉग वाला कुछ नहीं था, लेकिन मैंने बस लोगों को आशीर्वाद देना था, तो वो एक पार्ट था उस सीरीज में कुछ। तो वहां से हमारा ये शुरू हुआ। उसके बाद फिर हम लोग जम्मू शिफ्ट हुए, और घर में भी मैं आपको बताऊं कि घर में मुझे डांस का भी बड़ा शौक था। तो घर में मैं मम्मी के कपड़े बड़े होते थे, मैं वो, क्योंकि आपको याद होगा कश्मीर में एक बचकोट होता है, हाँ, जो ना वो जो जामा सब वो घाघरा सब पहन के नाचता है। तो मैं भी बचपन में मम्मी के वो कोई कपड़ा पहन के या वो घाघरा सा बना के वो उसको फैलाता था और हवा उसमें भर जाती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो ये दोनों चीजें मेरे साथ थी। लेकिन जो जैसा मैंने कहा कि जो मेरा अपना एक वो था, एक कैरेक्टर था, मैं बहुत ज्यादा शर्मीला था। हालांकि वहां पर उस मंदिर में कार्यक्रम होते रहते थे, और मेरे डैडी बहुत ज्यादा इन चीजों पे प्रोत्साहित करते थे, हमेशा बोलते थे कि आगे जाओ, क्योंकि वो बहुत ही आउटस्पोकन थे। वो मेरी तरह टोटल डिफरेंट थे, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, वो बहुत ही आउट स्पोकन थे। तो वो मुझे कोशिश करते थे, लेकिन मैं अपनी उसकी वजह से नहीं आ पाता था। और उसके बाद फाइनली हम लोग 75 से जम्मू आना शुरू हो गए, और 78 के आसपास हमने टोटली शिफ्ट किया। तो यहाँ पर इतना ज्यादा मतलब उस वक्त हम पढ़ाई वढ़ाई में थे, लेकिन मेरा उसके बाद कोई 12th के आसपास जो जब मैं 12वीं पहुंचा, तो मेरे एक दोस्त हैं ललित राजदान, वो मेरे को मिले, और हम दोनों के जो जब मिले तो हम लोगों के जो अंदर के वो जो ख्वाहिशात हैं, जो शौक हैं, वो मिलने लगे कि उसको भी बड़ा शौक था एक्टिंग का। तो हम लोग वो सब चीजें एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे, थोड़ा पिक्चर्स वगैरह का। और मुझे बचपन से वो जो मतलब जम्मू आके वो मायापुरी, स्टारडस्ट, सिनेब्लेज वगैरह ये पढ़ने का बड़ा शौक था, स्क्रीन वगैरह मेरे पास आती थी। लेकिन उन दिनों इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता था। हालांकि मैंने आपको बताऊं, मैंने उन दिनों उस पे कास्टिंग कॉल्स आती थी उन पे, स्क्रीन पे या स्टारडस्ट पे, और मैं उनको लिखता भी था। उन दिनों लेटर्स का सिस्टम था, आज की तरह ऑनलाइन नहीं था। और मेरे पास कास्टिंग कॉल्स आती, मतलब लेटर्स आती भी थी, लेकिन दिक्कत यही थी कि छोटा था मैं, और बॉम्बे बुलाते थे स्क्रीन टेस्ट के लिए वगैरह के लिए, तो वो सब वो कितना आदान प्रदान ही रह गया। तो अल्टीमेटली मैंने और जो मेरा दोस्त ललित है, हम लोगों ने यहाँ पर फिर जाना शुरू किया अपना अभिनव थिएटर, क्योंकि अभिनव थिएटर में हमें वो एक अपने वो जो इच्छाएं थी उनका एक सामने दिखता था। उन दिनों बहुत ही बड़े बड़े आज के जो बड़े बड़े नामी जो डायरेक्टर्स हैं उनके प्लेज आते थे, और बीच में ये जो जम्मू में जो थिएटर का एक एक्टिविटी बंद सी हो गई थी, उन दिनों बहुत ज्यादा चल रही थी। उन दिनों काफी, मतलब आप ये सोचिए कि हमने उन दिनों टिकट्स पे थिएटर देखा है। उन दिनों बाकायदा टिकट होता था, मुझे अभी भी याद है 10 रुपए का टिकट होता था, और मैं और ललित यहाँ से जाते थे, और 10 रुपए का टिकट हम खरीद के जाते। बहुत सारे हमने जो आज के जमाने, मतलब आज के उन पुराने जो हमारे दिग्गज कलाकार हैं, डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, उनके हमने बहुत सारे नाटक देखे हैं। और उसके बाद नटरंग के नाटक देखे हैं हमने। तो फिर लेकिन वही पढ़ाई वढ़ाई में लग गए, और उसके बाद फिर ज्यादा, क्योंकि जब आप 10th 12th में आते तो माँ बाप की तरफ से वो जो प्रोत्साहन होता है कि एक्टिंग की तरफ जाओ, फिर नहीं होता। और उन दिनों नहीं होता था वैसे भी। उन दिनों एक ऐसा होता था कि अगर आपको एक्टिंग का शौक भी है तो बड़ा छुप छुप के उसको पालना पड़ता था, क्योंकि लोग कहते हैं अच्छा हीरो बनेगा, इसका मतलब कि ये तबाह है, खराब है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं हमारे घर में मेरे डैडी का थोड़ा सा अलग वो रुझान था, लेकिन फिर भी जब 10वीं 12वीं में आ गए तो उन्होंने मतलब इस थोड़ा सा कोशिश की कि मैं चाहे पढ़ाई की तरफ ज्यादा करूं। तो फर्स्ट मेरा जो ब्रश रहा वो मेरे ख्याल से 83 के आसपास शायद था। नटरंग की तरफ से एक निकला कि भाई नया फ्रेश कलाकार हमें चाहिए तो आप ऑडिशन के लिए आइए। तो मुझे याद है मैं गया था लुथरा एकेडमी में, इनका ऑफिस होता था, और वहाँ बलवंत जी बैठे थे, पहले अपना सुरेश शर्मा जी होते थे,
और एक होते थे इनके सीनियर आर्टिस्ट, वो मेरे ख्याल से बाद में बॉम्बे चले गए थे। तो वहां पर मेरी जो ऑडिशन हुआ था, तो आपको मैं वही बताऊं, मेरे अपने शर्मीलेपन की बात बताता हूँ। मुझे उन्होंने बोला जी अच्छा बताइए क्या तैयार करके लाए हैं। तो मैं खड़ा हो गया और मैं बुत की तरह खड़ा हो गया, मतलब मैं कुछ नहीं बोल पाया। तो वो मुझे बोलने लगे कि भाई आप क्या करने आए हो, फिर आप तो एक्टिंग के लिए आए हो। तो मतलब लेकिन मेरा वो एक ना एकदम से ना वो बैठ जाता था कि मैं जब वो शर्म जो एक शाय नेचर जो था मेरा, तो फॉर्म शर्म तो भरा था लेकिन मैं नहीं कर पाया उसको। और हालांकि उसी वक्त हम, आप अनिल टिक्कू को जानते होंगे, बहुत बड़े हमारे कलाकार हैं, साहित्य अकेडमी अवार्डी कलाकार हैं। हम दोनों एक ही दिन इंट्रोड्यूस हुए थे नाटक में, क्योंकि हम, मुझे याद है जब हम बाहर बैठे थे तो हम लोग आपस में हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था। तो अनिल टिक्कू तो अगर मैं तब गया तो मैं भी बहुत बड़ा कलाकार होता आज। तो उसके बाद जो है ये सब चलता रहा, कभी हम देखते रहे, लेकिन लास्ट में फिर कॉलेज में भी मैंने ज्यादा इसकी तरफ नहीं हुआ। तो फाइनली इसका जो सारा क्रेडिट है वो मुझे सामने लाने का क्रेडिट है वो उमेद को जाता है, और रोहित भट्ट को जाता है, और राकेश रोशन भट्ट को जाता है। क्योंकि उसके बाद मैं एक पत्रकार बना, तो इनके साथ जुड़ने का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं इनका एक और बीरबल, तब नाटक काफी चल गया था इनके, तो मेरे एक दोस्त हैं पत्रकार, उन्होंने कहा कि आपने उस पे एक और बीरबल पे कुछ लिखा। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो अभी देखा नहीं। कहता यार कि आपने क्या किया, तो आपको देखना चाहिए, तो आप देखो उसको और उस पर लिखो कुछ। तो बाय द वे इनका एक परफॉर्मेंस थी उस दिन, कुछ दिनों में। तो मैं अपना वहां पर अपने थिएटर चला गया और मैंने देखा, और मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगा, बहुत ही, क्योंकि हमारे इसके 2-3 चीजें थी। एक तो हमारी हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे हिस्ट्री के ऐसे आयाम हैं जो हमें अभी तक पता नहीं थे, और उसके बाद उसकी एक डायरेक्शन, उसका एक राइटिंग का एक जो मतलब किस तरह से लिखा गया था, किस तरह से डायरेक्ट किया गया था, और कलाकारों ने भी बहुत किस तरह से काम किया। तो जी इसके ऊपर हम आगे आएंगे। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि सबसे पहला जो की है आपका, सबसे पहला रोल कौन सा था और किस में था? हाँ, सबसे पहला जो मेरा, हाँ सबसे पहला मेरा नहीं, बेसिकली वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि उसके बाद जब मैंने क्या बोल ये देखा, और उनके साथ उसके बाद मेरा रोहित से मिलना हुआ और राकेश जी से मिलना हुआ, तो फिर हम कुछ इंटरेक्शन करते रहे। मैंने इसका मतलब इसके बारे में हम बातचीत करते रहे। फिर अचानक एक दिन रोहित ने मुझे बोला कि आप एक्टिंग करो। मैं बड़ा हैरान हो गया, मैंने कहा ये आदमी मुझे एक्टिंग बोल रहा है, और इतने सालों के बाद, जो मैंने आज तक कभी मतलब अपने उस नेचर की वजह से जा नहीं पाया था। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, मेरे अब तो मेरा अपना जर्नलिज्म ठीक है, मैं आता रहूंगा आपके पास। तो लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरे पीछे ही पड़ गए काफी देर तक, नहीं करो। तो फिर एक दिन उन्होंने बोला कि आप एक बार आ जाओ, हमारा एक नया नाटक शुरू होने वाला है, आप आ जाओ और आप देख लो, एक बार रीडिंग कर लो, स्क्रिप्ट देख लो। तो मैं उसके बाद मेरे ख्याल 2017 की बात है, मैं फिर अपना शारदा केंद्र में ये लोग रिहर्सल करते थे, तो मैं एक दिन चला गया और वहां देखा मैंने कुछ बच्चे आए हुए थे, तो स्क्रिप्ट पढ़ी, स्क्रिप्ट देखा, तो मुझे उन्होंने बोला कि आपका जो इसमें एक रोल है मुजफ्फर का, तो मुझे लगता है आप मुजफ्फर का रोल कीजिए। अब मेरी एक आदत है, चाहे वो जर्नलिज्म में हो चाहे या बाकी चीजों में हो, मैं जब किसी के सामने जाता हूं तो मैं उस पर बिलीव, बोला कि आप दूसरा भी कोई देखोगे तो आप क्या कौन सा कैरेक्टर करना, मैंने आपने बोला मुजफ्फर, तो ये मुजफ्फर ही होगा, मुजफ्फर ही देखूंगा, लेकिन मैं आपको कह नहीं सकता हूँ, मुझे 1-2 दिन देखने दो, मैं पढ़ूंगा उसके बाद बताऊंगा। अच्छा, मैंने स्क्रिप्ट रीड किया और उसके बाद मुझे बड़ा इंप्रेसिव लगा, तो मैंने उसी वक्त हाँ कर दी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि मैं कोशिश ही करूंगा। अब उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या हुआ कि मैंने कहा अच्छा कुछ ये बात करें, मैंने कहा कास्टिंग वास्टिंग होगी सारी, तो कहते हैं हाँ हो तो गई, लेकिन अब एक और रहता है, वो एक बच्चे का, जो आपके बच्चे का उसमें रोल है, अल्ताफ उसका नाम है, तो वो लड़का रहता है। तो मैंने कहा कितने साल का, कहता है 8-10 साल का लड़का है। तो वो कहता है ना कि माँ बाप को जब क्या होता है कि जो उनके बचपन की फीलिंग्स होती है, जो वो कर नहीं पाए होते हैं कुछ,
तो वो चाहते हैं अपने बच्चों के थ्रू वो उसको जिए। तो मुझे एकदम स्ट्राइक किया, मैंने कहा अगर आपको लड़का चाहिए तो मेरे पास है एक 8-10 साल का लड़का है, तो उसको ट्राई करते हैं। उन्होंने कहा कौन? मैंने कहा मेरा बेटा है। अब मेरा बेटा तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं था इसमें, उसको एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं था, वो क्रिकेट में था, वो क्रिकेट खेलना चाहता था, क्रिकेटर बनना चाहता था। तो मैंने उसको जबरदस्ती ये लालच देके मैंने कहा तुम्हें एक क्रिकेट किट खरीद के दूंगा मैं, तुम एक दिन आ जाओ मेरे साथ। तो इस तरह से हमारा जो बाप बेटे का डेब्यू जो है एक्टिंग में इकट्ठे हुआ, और एक ही ग्रुप में हुआ, और एक ही डायरेक्टर के अंडर हुआ, और एक ही राइटर के अंडर हुआ, और एक ही नाटक में हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि उसको मेरा बेटे का ही रोल मिला। तो इस तरह से खोया बचपन जो इनका बहुत बड़ा उम्मीद का एक नाटक है, बहुत ही मशहूर हुआ, बहुत चला, काफी लोगों ने पसंद किया। तो खोया बचपन मेरा फर्स्ट जो नाटक था, फुल फ्लेज नाटक, और मेरे बेटे का इशू का भी। तो हम लोगों ने इस तरह से जो पहला जो आपने, मैंने इसलिए थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दी आपको, क्योंकि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था कि मैं कैसे आया। जी हाँ। तो खोया बचपन से मेरा एक्टिंग में आया हूँ। तो उसके बाद फिर उसके बाद की है खोया बचपन। खोया बचपन जब आप कर रहे थे, जिस वक्त आप कर रहे थे, जिस वक्त आपका शो था इस पे हॉल में, जब आपका शो था ऑन स्टेज, बिल्कुल, क्या फीलिंग आई थी आपको उस टाइम? मेरा एक ये है कि जब मैं कोई चीज के लिए हाँ करता हूँ, नॉर्मली मैंने कहा कि मैं फ्रेंड्स नहीं बना पाता हूँ ज्यादा, लेकिन जब मैं फ्रेंड्स बनाता हूँ तो फिर परमानेंट बनाता हूँ। जब मैं किसी के साथ जुड़ता हूँ तो परमानेंट जुड़ता हूँ। वैसे ही मेरी एक चीज है, जब मेरी हेजिटेशन एक बार खत्म हो जाती है, फिर मुझे मैं आपको सच बताऊं, मुझे कोई मतलब, हालांकि मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस थी बहुत बड़े हॉल में, बहुत बड़े काफी सारे दिग्गज लोग भी आए थे, लेकिन वो हेजिटेशन जो है वो मेरी यहाँ रोहित के साथ रिहर्सल करते करते वो खत्म हो गई थी, वो निकल चुकी थी। तो मैं उसके बाद जब ये आया था, मैं ज्यादा एक्साइटेड था कि अब मैं परफॉर्म कब करूं। और उसमें मैं आपको बताऊं कि मैंने स्पेशली मैंने पहले जिक्र किया था, मेरा दोस्त ललित था, मैंने उसको फोन किया दिल्ली। मैंने कहा तुमने, मेरे ख्याल से 19 तारीख को शायद वो पहला परफॉर्मेंस थी उसको, 19 जनवरी को। मैंने कहा तुमने आना है और कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तो वो पूछता रहा भाई क्या इम्पोर्टेंट काम है। नॉर्मली मैं उसको ऐसा बुलाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसको कहा तुम्हें जैसे मर्जी आना। तो वो बाय एयर वहां से आया कि कुछ खास होगा तो तभी। और उसके बाद उसको मैंने बोला शाम को एक नाटक देखना है हमने इधर एबनो थिएटर में। तो बोला कि क्यों, ऐसा क्या है, क्या है उस नाटक में। तो उसके बाद मैं गायब हो गया। मैंने कहा तुम शाम को पहुंच जाना। तो शाम को वो आया। तो मतलब मेरा ये था कि उसके बाद जब एक बार थिएटर में स्टेज पे आया, तो स्टेज पे मैं आपको सच बताऊं, मेरे को उसके बाद फिर आज तक कभी हेजिटेशन या कभी नहीं हुई, कभी डर नहीं लगा। कभी कभार वो अंदर से कभी फीलिंग होती है, जब कभी कोई बड़े कोई रोल होते हैं, कोई बहुत ही लंबा डायलॉग होता है, तो टेंशन होती है कि भूल ना जाए बीच में। बाकी और कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है उसका रीजन ये है कि एक स्क्रिप्ट एक बहुत ही ऐसे तरीके से बनाई गई होती है कि जो आदमी के मन में घुस जाती है। और उसके बाद जो डायरेक्शन है वो इतने अच्छी तरह से उसको किया जाता है, और उसके रिहर्सल्स इतने अच्छी तरह से करवाई जाती हैं कि हम लोग फिर उसके बाद बस ये है कि आओ, और अब बस से फिर आदमी को जल्दी रहती है कि कब हो जाए अब शो। जी, अभी तक का आपने कितने वो किए हैं नाटक अभी तक? देखिए मेरे ख्याल से हमने 10-12 तो प्लेज हैं, और उस मेरे ख्याल से 50-60 के करीब हमने परफॉर्मेंसेस इसकी दी हैं, और खासतौर खोया बचपन की भी हमने काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेस की है। उसके बाद एक और बीरबल की हमने काफ़ी जगह, हमने बॉम्बे में परफॉर्म किया, हमने इधर दिल्ली में किया, चंडीगढ़ में किया, जम्मू में हमने 1-2 बार किया। और अभी बेसिकली क्या है कि 2 साल से जो पीछे लॉकडाउन की वजह से, जो कोविड की वजह से हम लोगों ने काफ़ी सारे परफॉर्मेंसेस हमारे रह गए, अदरवाइज बहुत सारे होनी थी। और उसके बाद डिफरेंट और भी छोटे मोटे चीज़ें करते रहे। तो लेकिन जो लॉन्गेस्ट रनिंग रोल कौन सा रहा आपका इसमें? लॉन्गेस्ट रनिंग रोल इसमें मुझे एक तो मुझे खोया बचपन का ही मुझे लग रहा है, खोया बचपन का ही मेरा लॉन्गेस्ट रनिंग रोल रहा।
उसके बाद एक हाँ वो रहा, और उसके बाद एक और था जो अभी हमने रिसेंटली फेस्टिवल में किया, क्या नाम इसका, मुजरिम मैं नहीं पर मैं ही हूँ। उसमें जज का इस बार मैंने किया। लास्ट टाइम उसका भी बड़ा ये था कि इस बार मैंने बहुत लंबा उसमें रोल किया। पिछली बार जो था मैंने उसमें सिर्फ 10 सेकंड का रोल किया था, क्योंकि वो पासिंग थी जो फर्स्ट टाइम हुआ था। लेकिन बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है कि जो उम्मेद के जो नाटक होते हैं ये इतने इंटरेस्टिंग और इतने वो होते हैं कि आदमी इसमें घुस जाता है। वैसे भी जब देख के या पढ़ के उसमें घुस जाता है तो वो आप चीजें आपके जहन में आ जाती है कि और आप कैरेक्टर को जीना शुरू करते हो। तो इसलिए मैं उस धन्यवाद देना चाहूंगा उम्मेद को जी। एक लॉन्गेस्ट वाला को भी। हाँ जी, एक लॉन्गेस्ट भूल रहे हैं आप, शुरू से लेके एंड तक? शुरू से लेके कौन सा? मैं मेरे ख्याल से मेरे माइंड से निकल गया। गाड़बत। हाँ, गाड़बत। हाँ, गाड़बत, यस, गाड़बत। गाड़बत एक्चुअली, हाँ, उसको मैं, क्योंकि मैं कॉमेडी उसमें जॉनर में रखता हूँ। एक गाड़बत है और एक और हमने एक किया था छरी मठ। हाँ, उसमें भी बहुत अच्छा, मतलब जो मुझे मजा आया, जो 2 कॉमेडी रोल, हालांकि मतलब वो मेरे जो नेचर के टोटली ये उलट है कि मैं कॉमेडी मेरे नेचर के उलट है। लेकिन ये 2, एक मैंने छरी मठ किया था और एक गाड़बत किया था, जिसमें मेरा फुल ऑन ये वो कॉमेडी रोल है। तो बहुत अच्छा। मैं चाहूंगी कि जैसे आप रिहर्सल करते हैं, रिहर्सल के टाइम में मान लीजिए आपके जो कि हैं दूसरे कैरेक्टर्स जिनके साथ आपने इंटरेक्ट करना है वो लोग नहीं हैं, उस समय आप कैसे रिहर्सल करते हो? नहीं, देखिए, उस थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम, और खासतौर से थिएटर में, लेकिन कोशिश हमेशा थिएटर में ये रहती है, और शायद इसीलिए कहते हैं कि थिएटर आर्टिस्ट को एक डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, क्योंकि आपके साथ बंधे हुए होते हैं। ये वैसा ही है, एक रिहर्सल वैसे ही है जैसे कि आपका एक फिल्म सेट लगा हो और आपका मेन कोई कलाकार आए हों और आपके 2-3 कलाकार गायब हो जाएं अचानक। तो जो उस वक्त स्थिति होती है, वैसे ही स्थिति जो है आपकी रिहर्सल के टाइम पे होती है, जब आपके रिहर्सल में बाकी कलाकार नहीं आते। लेकिन फिर भी एक थिएटर में एक आदत है, और थिएटर में एक ये अच्छा है कि थिएटर वाले जो है वो निकाल लेते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से निकाल लेते हैं, किसी से चाहे फिर रोहित ही सामने बैठ के उसका वो दूसरे का रोल पढ़ता रहे। लेकिन कोशिश ये रहती है कि टाइम वेस्ट ना हो, टाइम जाया ना करें, और हम जब आए हैं तो उस पार्ट को हम करके ही जाएं। और वैसे भी ज्यादातर कोशिश यही रहती है थिएटर आर्टिस्ट की कि वो लोग रिहर्सल पे आए। बहुत कम ऐसा होता है, कभी कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन उन चीजों को भी फिर हम एक दूसरे का निपटा देते हैं। एक फीलिंग ऑफ, एक बॉन्ड बन जाता है, एक फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस हो जाती है, एक बॉन्ड बन जाता है आपस में जो कि कैरेक्टर्स का, और फिर उसी कैरेक्टर को जीने लगते हैं। जब भी कि आपस में बात करते हैं तो उसी लैंग्वेज में बात कैरेक्टर का नाम, इवन कैरेक्टर को नाम से ही बुलाते हैं। मतलब अभी भी मैं आपको बताऊं, अभी जब भी हम कभी रिहर्सल में मिलते हैं तो आपको भी ध्यान होगा, बहुत बार इशू को बोलते हैं अल्ताफ इधर आ जाओ, क्योंकि वो कोई चीजें ऐसी निकल जाती हैं, कोई चीजें ऐसी बैठ जाती हैं कि, और दूसरा कि थिएटर में क्या होता है कि थिएटर में एक फैमिली की तरह रहते हैं। मतलब आपका थिएटर जो है, इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि थिएटर जो बाहर हॉलीवुड में भी इवन लोग जो है वो थिएटर, जो फिल्म वाले हैं, वो जो थिएटर से जुड़े होते हैं वो साल में एक बार थिएटर जरूर करते हैं, क्योंकि ये आपको एक डिसिप्लिन सिखाता है, आपको एक बॉन्डिंग सिखाता है, और आपको एक डाउन टू अर्थ रहने में मदद करता है। क्योंकि आप थिएटर में देखिए, थिएटर में हम जाते हैं, रिहर्सल में जाते हैं, तो वहां पर कोई बड़ा कोई छोटा, कोई एडिटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वहां पर हम सब कलाकार हैं। मैं सीनियर या जूनियर नहीं हूँ, सब लोग आते हैं। बहुत बार हॉल साफ करते हैं, बहुत बार खाना बनाते हैं, बहुत बार चाय बनाते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो एक फैमिली बॉन्डिंग जो रहती है, उससे एक थिएटर में जो आपस में एक जो सौहार्द बना रहता है, वो जो है वो आपका परफॉर्मेंसेस पर दिखता है।
और मुझे लगता है जो थिएटर आर्टिस्ट ये चीज नहीं सीखे तो उसका थिएटर सीखने का, थिएटर करने का फायदा कुछ नहीं। बिल्कुल। थिएटर से आपकी जर्नी आई फिर टीवी में, क्या डिफरेंस लगा आपको? देखिए, थिएटर से ऑब्वियस था कि टीवी की तरफ जाए, क्योंकि थिएटर यहाँ पर ऐसा है नहीं, खासतौर से J&K में, कि जिससे आपको एक, मैं अपनी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो चलो पत्रकार हूँ, मैं काम करता हूँ, लेकिन जो सिर्फ थिएटर से जुड़े हैं, थिएटर आपको यहाँ पर रोजी रोटी नहीं देता है। मतलब कंप्लीटली ये एक बहुत बड़ा एक विडंबना है हमारे इस स्टेट की। जबकि आप अगर देखेंगे, हाँ, ये स्टेट, हम लोग जो हैं, हम लोग वंशज हैं अभिनव गुप्त के, जो मतलब थिएटर का एक बहुत, या हम लोग यहाँ पर हमारा एक बांड पत्थर जिसको बाद में कहा गया, जो नाम दिया गया, वो बेसिकली हमारे मतलब पुराने हिंदू कल्चर से निकला है, जिसकी जो भगवती है, जिसको अकिन गांव में जो माता शिवा भगवती है, वो उनकी उसकी देवी हैं। तो इस स्टेट से हम आते हैं, लेकिन फिर भी इसमें यहाँ पर थिएटर को कभी वो उस तरह से प्रमोट नहीं किया गया है। और मैं मानता हूँ कि ये गवर्नमेंट की, ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है। इसमें थिएटर वालों की इतनी ज्यादा कमी नहीं मानूंगा। हाँ, कुछ हद तक थिएटर वाले भी अपने कसूरवार होते हैं, लेकिन ज्यादातर गवर्नमेंट की तरफ से, जब गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी ही नहीं मिलेगी, मतलब वो चीजें आपको साल में एक बार फेस्टिवल आप कराते हैं, तो आप उसमें तो पहले तो यहाँ 30,000 रुपए शायद देते थे, तो उस 30,000 रुपए में आदमी, वो क्या कहते हैं, वो हिंदी फिल्म का वो डायलॉग है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, उसमें डायरेक्टर बेचारा क्या करेगा और कैसे करेगा। तो मुझे लगता है कि उसके बाद फिर ऑब्वियस है यहाँ पर फिर टीवी की तरफ जाना। तो फॉर्चुनेटली मुझे जो है काफी, क्योंकि उस वक्त दूरदर्शन कशीर के काफी सारे वो सीरियल्स निकले थे, तो मुझे उसमें 30-40 सीरियल्स में काम करने का मौका मिला और एक्सपीरियंस भी हुआ। उसके बाद कुछ वेब सीरीज भी मैंने की और कुछ अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स में भी किए, जो भी आने वाले हैं उनमें कुछ वेब सीरीज में। तो फर्क ये होता है कि थिएटर में आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है डायलॉग्स याद करने में, और आपको एक मूड बन जाता है, आपका एक सेटअप हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि वो कलाकार उस फॉर्म में आ जाता है उतने दिन, चाहे अगर महीना भर करें। लेकिन फिल्म में और टीवी में आपको इंस्टेंटली वो चेंज करना है, आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली एक्टिंग करनी है कि आपको इमीडिएटली आपके। और यहाँ पर क्या होता है कि अभी तो आजकल टाइम बहुत कम होता है। अभी जो हमने पीछे एक सीरियल किए हैं कुछ या वेब सीरीज की, तो क्या होता था कि टाइम बहुत कम होता था और ऑन स्पॉट ही लाइनें मिल जाती थी। और आजकल जो नया फॉर्मेट आया हुआ वेब सीरीज का खास, तो उसमें डायलॉग्स बहुत कम होते हैं, छोटे छोटे डायलॉग्स होते हैं, स्पीचेस बहुत कम होती हैं, तो इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन यह है कि वहां पर एक्सप्रेशंस आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि थिएटर में कुछ चीजें हैं, थिएटर में आपका एक्सप्रेशन कहीं छुप सकता है, कहीं आपने क्या बोलते हैं उसको, आई ब्लिंक किया, कुछ किया, वो चल जाएगा, लेकिन फिल्म में नहीं चलेगा। लेकिन उसके साथ एक चीज ये भी है कि थिएटर में आपको रिटेक का चांस नहीं है, और टीवी वगैरह में रिटेक का आपको बहुत चांस है। अगर आप फंबल हो गए, अगर आप कुछ हुए, तो अक्सर देखा जाता है कि हाँ, थिएटर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कलाकार कभी ना कभी तो फंबल हो ही जाता है, कभी ना कोई डायलॉग भूल ही जाता है, चाहे जो मर्जी हो। तो लेकिन वो चीजें फिर एक आदत बन जाती है कि आप उसको कवर अप कैसे करते हैं, और वो एक चीज है, वो थिएटर आर्टिस्ट में आ जाती है कि आपको कैसे कवर अप करना, ताकि ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस को स्क्रिप्ट पता नहीं होती, तो आपको ऑडियंस को वैसा महसूस नहीं होने देना कि कुछ भूल गए। लेकिन टीवी में जो है, अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं, आपको रिटेक मिल जाएगा। आजकल वो पुराना जमाना तो है नहीं कि वो फिल्म रील पे चलता है। उस वक्त प्रोड्यूसर बड़ा पक्का होता था कि रील मेरी वेस्ट ना आ जाए। आजकल तो डिजिटल जमाना है, तो हर चीज का रिटेक है। और इसमें जो की है अभी, तो आपको अंतर भी देख लिया, प्रैक्टिकल टू आप डिजिटल में भी गए, आपने उसमें भी काम किया। आपकी आवाज क्या करें? मैं ये पूछ रही थी आपसे कि डिजिटली जो भी आपने किया, वेब सीरीज की है, फ्रॉम प्रैक्टिकल टू यू वेंट टू द डिजिटल आल्सो,
तो डिजिटल और इसमें क्या क्या अंतर है, जो कि है हम, जो कि जब अपने दर्शकों को बताएंगे, जो हमारे यंगस्टर्स देख रहे होंगे, जिनका शौक होता है कि हम एक्टिंग करें, उनके लिए बताइए कि कैसे कैसे जो कि ये ट्रांजिशन होता है। देखिए थिएटर, मैं बताऊं इसमें थिएटर हमारा टीवी और टीवी मेरा मतलब है दूरदर्शन, जो एक रेगुलर जो एक रूटीन दूरदर्शन कशीर खासतौर से मैं बताना चाहूंगा, और उसके बाद वेब सीरीज में काफी तीनों में बहुत अंतर है। थिएटर तो जैसे है, थिएटर तो लाइव है, थिएटर में आपको चांस नहीं है रिटेक का, आपको फुल्ली पूरा होमवर्क करके जाना पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको एक बार आपने स्टेज पे आ गए तो आपका कोई चांस नहीं है कि आपको भूलने का कोई माफी नहीं है, और आपको उस चीज में पूरी तरह से वो आपकी मेहनत जो है वो आपकी दिखेगी, एकदम से ऑडियंस को दिखेगी। और आपको दूसरा ये होता है कि आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं इमीडिएटली, कि आपको आपकी परफॉर्मेंस का इमीडिएट रिएक्शन मिलता है, चाहे वो तालियां हो, चाहे वो हूटिंग हो, दोनों साइड से। अगर आपने गलत किया तो हूटिंग हो जाएगी, अगर आपने अच्छा किया तो तालियां बजेंगी। तो और उसके बाद थिएटर परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद ही जब आपसे लोग मिलने आते हैं स्टेज पे, तो वो जो एक इमीडिएट कनेक्ट होता है, वो आपकी मेहनत को लगता है कि उसी वक्त आपका वो जो मेहनत का फल मिल जाता है। अब दूरदर्शन में मेरी एक शुरू से एक, मैं जब देखता भी था दूरदर्शन, जो खासतौर से डीडी कशीर में एक बहुत ही, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, हालांकि मैं इतना बहुत सीनियर नहीं हूं, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते भी इस मामले में कह सकता हूँ कि क्वालिटी बहुत खराब है वहां पर। डीडी कशीर में सीरियल जो है वो छापे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बस मिल गया है सीरियल, उसको बनाते जाओ। एक्टिंग की गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत सारा चीजें, मतलब इवन मेकअप इतना वो नहीं होता है। लेकिन आजकल जो वेब सीरीज है, वेब सीरीज बहुत ही रियलिस्टिक हो गई है और बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की हो गई। वेब सीरीज में आपको वो लोग बिल्कुल किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देते हैं, चाहे वो आप मतलब इवन छोटी वेब सीरीज भी हो, छोटे बजट की भी वेब सीरीज हो, लेकिन आपके किसी डिपार्टमेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, चाहे वो मेकअप हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे वो कैमरा एंगल्स हो या बाकी हो, क्योंकि डिफरेंस है। जहाँ पर वेब सीरीज वाले आपके ड्रोन भी यूज करते हैं, मेन कैम भी यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, और भी छोटे छोटे कैमराज यूज करते हैं। तो वहां पर एक दूरदर्शन वाला सिस्टम है, वो एक सेट सिस्टम है, आपने कैमरा लगा दिया, फटाफट एक दो एंगल से आपने ले लिया तो चलते बने। मुझे लगता है वेब सीरीज बहुत ज्यादा एक प्रोफेशनल है और बहुत ही एक थिएटर आर्टिस्ट के लिए, और अगर आप देखेंगे वेब सीरीज में काफी थिएटर आर्टिस्ट को पसंद करते हैं, क्योंकि वेब सीरीज में काफी जो क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए जो बच्चे अगर जो जाना भी चाहते हैं वेब सीरीज में, तो उनको मैं कहूंगा कि उनको थिएटर बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए, क्योंकि थिएटर में और वेब सीरीज में मतलब फिल्म में डिफरेंस होता है। वहां पर हम, यहाँ पर हम लाउड होते हैं, वहां पर आपको हम ओवर होते हैं, वहां अंडर होना होता है, वहां बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन वो आदमी सीख जाता है ऐसा जब एक बार। लेकिन थिएटर करके आपको एक मेहनत कैसे की जाती है, एक्सप्रेशंस पे कैसे ध्यान देना है, वो बहुत जरूरी, वो सीखते हैं। और रेडियो में कब आप गए? रेडियो में मैं 10, अगर देखा जाए तो उसमें सबसे पहले मैं रेडियो में ही गया। मैं 10 साल की उम्र में रेडियो गया, और उस वक्त तो रेडियो जो है बहुत ही, मतलब हमारे लिए बहुत दूर था। आप सोचिए, मैं काकरन गांव में रहता था, और रेडियो जो उन दोनों रेडियो कश्मीर श्रीनगर इसको कहते थे, तो उन दोनों श्रीनगर में होता था स्टेशन। लेकिन डैडी जो है, जैसे मैंने आपको कहा, डैडी मेरे जो वो एक पत्रकार भी थे, वो एक एजुकेशनिस्ट भी थे, वो रेडियो आर्टिस्ट भी थे, मतलब रेडियो में टॉक्स वगैरह देते थे। तो वो हमें ले जाते थे वहां पर, क्योंकि मेरी आदत थी, मैं क्यूरियस शुरू से होता था। तो उन दिनों जब जून डब आता था तो मैं देखता था, सब जून डब देखते हैं और सुनते भी थे, तो मैं उनको बोलता था कि ये इस रेडियो में घुसते कैसे हैं लोग, इस रेडियो, छोटा सा रेडियो है तो उसमें से कैसे आते हैं ये। फिर डैडी ने एक दिन मुझे कहा कि चलो मैं तुमको दिखा दूंगा। तो अभी रिसेंटली हमारे बशीर आरिफ साहब हैं, बहुत ही सीनियर डायरेक्टर, दूरदर्शन रिटायर हुए हैं, वो उसमें आते थे। वो जो अब मुझे नाम इनका याद नहीं, वो नौकर जो होता था आग सब का,
हाँ हाँ उसके हाँ। बाद आग सर्व होते थे वगैरह वगैरह होते थे। तो एक दिन मुझे ले गए और मुझे सामने बोला कि ये फलानी है, तो मैं एकदम हैरान हो गया। अच्छा, तो फिर मैंने, मेरी आदत थी, मैं उन चीज़ों, ये जो क्रिएटिव चीज़ें हैं इनकी तरफ मुझे अब आज भी रुझान है। तो मैंने डैडी को बोला मैंने भी जाना है आप, क्योंकि क्या था कि मैंने देखा था कि हमारे जब रेडियो पे टॉक्स होती थी डैडी की, तो पूरा गांव आता था सुनने के लिए, रेडियो ऊपर लगा रहता था तो वो सुनते थे। तो मैं कहता था आप कहते हैं और सुनते हैं लोग, तो मुझे भी कहना है ताकि लोग सुने। तो फिर उन्होंने मुझे, वहां पर एक बच्चों का प्रोग्राम आता था दूर अपना रेडियो कश्मीर श्रीनगर में, तो फिर मुझे वहां से 80 किलोमीटर दूर था, 80 किलोमीटर, और 3 बसें बदलनी पड़ती थी, और रात को फिर श्रीनगर में ही रहना पड़ता था, वापस आने का कोई प्रावधान होता नहीं था। तो हमारे कुछ एक दो रिश्तेदार थे वहां पे, तो मैं जाता था यहाँ से, और बच्चों का प्रोग्राम था वहां पर पहला, तो मैंने वहां पर एक पोइम डैडी की ही लिखी हुई एक कश्मीरी पोइम, आरकवाल उसका नाम था, तो वो मैंने वहां पर गाई थी। याद है अभी तो भी आपको? कुछ लाइनें याद तो बहुत सारे, हाँ बिल्कुल। उसमें डैडी ने लिखा था आरकोल छिजोर लारांत लोलो यारस चलोल सारांत लोलो। तो ये पहले उसके बाद में रसूल मीर के और बाकी चीजों के पोएम्स गाता था जब तक मैं बच्चा था, और कुछ टॉक्स बना के ले जाता था। फिर उसके बाद जब जम्मू आए, तो जम्मू में बेशक थिएटर में मैंने नहीं गया एक्टिंग में, लेकिन रेडियो के साथ मेरा जो कनेक्शन वो रहा। तो रेडियो से मैं बचपन से ही रेडियो में टॉक्स देता रहा हूँ। मैंने अभी शायद कोई साल 2 साल हो गए, मैंने बंद क्या कर दिया, शायद रेडियो में थोड़ा सेटअप बदल गया है, जो अपने यार पुराने लोग जो थे वो रिटायर हो गए, तो अब नए लोगों को शायद मेरे कनेक्शन भी नहीं है, तो 1-2 साल हो गए मैं नहीं जाता हूँ। अदरवाइज मैं तब से रेगुलर जम्मू में भी और कश्मीर में भी रेडियो के साथ वाबस्ता रहा हूँ। हाँ हाँ। लेकिन यह है कि वहां पर ज्यादा मैं टॉक्स में रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ज्यादा जो एक्सपर्टीज था वो टॉक्स होती थी, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं बोलता था, या फिर बाद में पॉलिटिकल एनालिसिस होती थी। तो एक दो बार मैंने नाटक लिखने की भी कोशिश की, तो मैंने एक बार नाटक लिख के रेडियो पे बोला भी है। तो लेकिन वो फिर वो उन दिनों वो जवानी हो, तो वो फिल्मी टाइप का नाटक था, वो एक खाना पूर्ति है। अच्छा। तो इस तरह से आर्ट रेडियो के साथ मैं तब से रहा हूँ। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी किंग्सी जी, जब आपको एक रोल मिलता है एज एन एक्टर, आप गए, आपको एक रोल मिल गया, आपने जो की है, सब पहले तो उसकी स्क्रिप्ट रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, सबको अपना अपना रोल बट जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि नहीं, अगर मुझे वो वाला रोल मिल गया होता तो ज्यादा अच्छा होता। ये इसके साथ में ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मैंने आपको बोला कि मैं उसमें अपने आप को कहता हूँ मैं डायरेक्टर एक्टर। मैं जब एक बार मतलब मुझे डायरेक्टर बोलता है कि मुझे आपको ये रोल शूट करता है, तो मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा बेटर डायरेक्टर जिसने कंसेप्ट सोचा है, अगर वो छोटा ही रोल है। आपको मैंने बोला कि जब मुजरिम मैं नहीं पर मैं ही हूँ, जब ये नाटक कर रहे थे, तो रोहित ने मुझे बोला कि आपका एक पासिंग है। हाँ। तो वो मुझे पहले सोचा पता नहीं ये कुछ बुरा ना माने, मैंने कहा पासिंग है ना, तो वो पासिंग भी याद रहनी चाहिए लोगों को। तो अगर आपको याद होगा उसका जो मेकअप, उसका जो पासिंग, वो फोटोग्राफ अभी भी मेरे को मतलब सबसे अच्छा फोटोग्राफ वो लगता है कि वो 10 सेकंड की पासिंग ही थी। लेकिन वो पासिंग में भी, क्योंकि देखिए आपका अपना शौक जब होता है ना, उस पासिंग में भी आपको अलग कुछ मतलब उस तरह से करना चाहिए कि वो पासिंग अगर दी है डायरेक्टर ने या राइटर ने, अगर वो पासिंग लिखी हुई है तो उसका कोई ना कोई वजह होगा, वो कहीं ना कहीं नाटक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा। अदरवाइज तो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब वो जैसे एक्स्ट्रास पीछे बैकग्राउंड में चल रहे हो। लेकिन ये एक पासिंग ऐसी थी कि आपको एक स्टेज के एक साइड से उठना है और दूसरे साइड से निकलना है कोर्ट रूम के बीच में से, तो उसके पीछे एक कहानी है। तो वो कहानी आपके एक्सप्रेशंस में दिखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं उसके साथ जस्टिस कर पाया। वो 10 सेकंड का रोल था, और अगले साल, अभी इस साल जब हमने फेस्टिवल में किया, तो इस साल मैं उसी नाटक में जज का रोल कर रहा था। तो इसलिए ये डिपेंड करता है जैसा मुझे डायरेक्टर कहता है। इवन मैं अभी रिसेंटली वेब सीरीज हमने की, तो जो उसमें वाकई जो बहुत बड़ा मेजर रोल था, वो एक मेरे दोस्त को मिला, जो मैंने ललित आपको कहा। लेकिन मुझे जो डायरेक्टर ने कहा, मैंने कहा आप बताओ आपको
क्या लगता है मुझे कौन सा रोल? उन्होंने कहा यार आपको, आपके लिए ये रोल है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं उसमें ज्यादा दखल नहीं देता हूँ, कि मुझे लगता है कि जब आपने करना है। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि बहुत लोग जो कि हैं, बहुत सारे एक्टर्स ये चीज करते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज होना चाहिए कि भाई जिसने लिखा है, जो आपको डायरेक्ट करेगा, उसके माइंड में भी एक आपकी छवि बन जाती है कि कौन कौन सा लोग जो कि है, कौन कौन सा एक्टर किस किस रोल में फिट होगा। क्योंकि देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम एक्टिंग में आते हैं तो आपको पता नहीं होता है, आपको डायरेक्टर पे छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जब आपने डायरेक्टर छोड़ दिया तो फिर डायरेक्टर या राइटर जो है आपको देख लेता है, और उसके बाद अगले नाटक में वो आपके वही इमेज माइंड में रख के आपसे वो करवाता। आप देखिए, इशू की बात है, इशू को जब अल्ताफ का रोल मिला, अल्ताफ के रोल के बाद राकेश जी ने स्पेशली उसके लिए रोल लिखा मरकर जीना में। मरकर जीना, यस, बिल्कुल। तो क्योंकि अगर उस वक्त हम कहते कि नहीं मुझे ये वाला रोल करना है, मुझे दूसरा वाला रोल करना है, तो मुझे लगता है कि उनके माइंड से शायद वो चीज नहीं दिखा पाता जो उसने इशू ने खोया बचपन में दिखाया। उसके बाद उसका जब मरकर जीना में उसका जो परफॉर्मेंस आई तो वो एकदम और निखर के आ गया। तो देखिए, अगर हम एक राइटर पे और डायरेक्टर पे छोड़ दें तो मुझे लगता है कि तभी हम अपने जस्टिस कर पाते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई हम कोई यहाँ पर नहीं फिल्म स्टार्स हैं, कोई अमिताभ बच्चन है तो वहां पर फिल्म में ये वाला रोल इसने काटा और वो वाला रोल काटा। अमिताभ बच्चन वगैरह भी सब लोग जो की है पहले थिएटर से ही होके गए हैं। नहीं, वही मेरा मतलब है कि वो सब चीजें फिल्मों में उस स्टार्स पे छोड़ देनी चाहिए। जब आप स्टार बनेंगे तब आप बेशक वो कर ले, लेकिन जब आप थिएटर कर रहे हैं और जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि डायरेक्टर पे छोड़ना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि डायरेक्टर को ज्यादा विजन होता है कि उसको आपको प्रेजेंट कैसे करेगा। जी हाँ, बहुत अच्छी बातें आपसे हुई किंग्सी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो की है एक्टर्स वाली फीलिंग जो की है वो हमारे दर्शकों तक भी चली गई होगी, और जो की है समझने में, कहने में और सुनने में और सामने रूबरू होने में बहुत फर्क होता है। ऐसे हम कहेंगे किंग्सी जी बड़े अच्छे एक्टर हैं, कौन मानेगा जब तक उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी होगी, और जब तक उनके भाव जो की है दूसरे तक ना पहुंचे। आपके भाव मुझे लगता है आज सबके मन को छू गए होंगे। एक्टिंग करने का एक जज्बा होता है, एक पैशन होता है, और एक्टिंग के साथ जो की है बहुत कुछ जुड़ा रहता है। थिएटर सबसे पहले जो की है सबसे बड़ी एक वो जगह है, एक पवित्र जगह है जहाँ पे हर एक को जाके अपनी शुरुआत करनी चाहिए, हर एक एक्टर को थिएटर से। आपका बहुत बहुत बेसिकली मैं मानता हूं कि बहुत पैशन है, पैशन के बगैर एक्टिंग नहीं हो सकती। और इसमें जब तक मुझे लगता है आप एक्टिंग करते रहें तो आपको लोगों का रिएक्शन जानना चाहिए, अपने आप को कभी एक्टर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अपने आप को मान लिया कि मैं बहुत बड़ा कलाकार बन गया तो समझो आप खत्म। तो आप अपने तरफ से पूरी मेहनत कीजिए और लोगों की रिएक्शंस पे छोड़ दीजिए, बाकी उनके रिएक्शन देखिए। चलिए, बहुत बहुत चलिए, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।